Our friends, welcome to SGKG Studies and SGKG 2.22 YouTube channel classes. In this session, we are going to discuss about Houses of Parliament. संसद के कितने भवन हैं, संसद कितने प्रकार के होते हैं, संसद के कितने हाउसेज हैं, सो वही हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। सो पार्लियामेंट के मुख्यतः 3 स्तंभ होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। 3 स्तंभ होते हैं पार्लियामेंट का। कहीं भी अगर क्वेश्चन आए कि पार्लियामेंट के कितने पार्ट है, 3 है। राज्यसभा जो अपर हाउस कहलाती है, लोकसभा जो लोअर हाउस कहलाती है, और इन दोनों से जो भी बिल पास होकर के जाता है प्रेसिडेंट महोदय उसे एसेंट देते हैं। सो इसलिए पार्लियामेंट के 3 स्तंभ हैं। जब हाउसेस की बात आए तो हाउसेस का अर्थ ये हुआ कि जहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपना बिजनेस के लिए सिटिंग करते हैं। तो हाउसेस जो होती है वो 2 प्रकार की है। काउंसिल ऑफ स्टेट्स जिसको राज्यसभा कहते हैं, इसको अपर हाउस भी कहते हैं। हाउस ऑफ पीपल जिसको लोकसभा कहते हैं, लोअर हाउस कहते हैं। पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव हाउस भी इसको कहते हैं। ठीक है। राज्यसभा में नॉट मोर देन 250 मेंबर्स और लोकसभा में नॉट मोर देन 545 मेंबर्स। अब ये 545 जो है 543 हो चुका है, क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन का जो सीट था उसको एक्सटेंड नहीं किया गया। ये जो 250 मेंबर्स हैं उसमें 12 नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, नॉट मोर देन 238 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज। इसमें जो 545 जो पहले था, जो 543 अभी है, so not more than 530 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एंड 2 नॉमिनेटेड, ये खत्म हो चुका है, अब ये नहीं है। एंड नॉट मोर देन 13 फ्रॉम यूनियन टेरिटोरीज। आइए इसके बारे में MCQ के थ्रू हम इसको समझते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू with regard to passes of financial bill not containing solely the matters of Article 110, Rajya Sabha is equal in power to Lok Sabha। सही लग रहा। राज्यसभा कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट अ मनी बिल। सही लग रहा। राज्यसभा कैन ऑथराइज द पार्लियामेंट टू क्रिएट न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज। सही लग रहा। तीनों सही है क्या? 2 और 3 सही है। पहला क्या है? विद रिगार्ड टू पासेस ऑफ फाइनेंशियल बिल नॉट कंटेनिंग सोलली द मैटर्स ऑफ आर्टिकल 110, राज्यसभा इज इक्वल। सो फाइनेंशियल बिल में राज्यसभा इक्वल नहीं है। ठीक है, आगे देख लेते हैं इसका इंटरप्रिटेशन क्या है। The powers and status of Rajya Sabha are unequal to that of Lok Sabha due to the following. A money bill can be introduced only in the Lok Sabha and not in the Rajya Sabha. So राज्य सभा और लोक सभा की जो शक्तियां हैं वो बराबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पहला कारण तो ये है कि मनी बिल जो वित्त विधेयक है, मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली एंड ओनली इन लोकसभा एंड नॉट इन राज्यसभा। सो राज्यसभा का वैल्यू कम हो गया ना। और राज्यसभा कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट मनी बिल। सो राज्यसभा के पास जो मनी बिल भेजा जाएगा लोकसभा से पास करा करके, और जिस पर स्पीकर महोदय लिखते हैं ये मनी बिल है और साइन करते हैं, राज्यसभा के पास उसको रिजेक्ट करने का पावर नहीं है, अमेंड करने का पावर नहीं है। 14 डेज तक वो रख सकते हैं, नहीं तो 14 डेज के बाद से वो डिम्ड पास्ट मान लिया जाता है। द लोकसभा कैन आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट ऑल और एनी ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ। राज्यसभा चाहे कुछ भी रिकमेंडेशन दे, रिजेक्ट तो कर नहीं सकती, अमेंड कर नहीं सकती, रिकमेंडेशन दे सकती है लोकसभा को कि आप ये इसमें करेक्शन कर दीजिए। लोकसभा राज्यसभा के इस रिकमेंडेशन को मानने के लिए बाध्य नहीं है। इन बोथ द केसेस द मनी बिल इज डिम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय द 2 हाउसेस। सो मनी बिल का सीधा सीधा हिसाब ये है कि अगर लोकसभा से पास हो गया तो 14 डेज का इंतजार कीजिए।
लोकसभा से पास हो गया, 14 डेज का वेट कीजिए, 14 डेज के बाद से ये डिम्ड पास फ्रॉम राज्यसभा हो जाता है और प्रेसिडेंट महाराज के पास असेंट के लिए भेज दीजिए। A financial bill not containing solely the matters of Article 110 also can be introduced only in the Lok Sabha and not in the Rajya Sabha. So फाइनेंशियल बिल भले ही उसमें आर्टिकल 1110 का मनी बिल इंक्लूड नहीं हो, चाहे ऐसा फाइनेंशियल बिल जिसमें मनी बिल के अलावे भी कुछ मैटर्स हो, उनको भी सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। बट विद रिगार्ड टू द पासेस बोथ द हाउसेस हैव इक्वल पावर्स। जहाँ तक पास करने की बात आई तो पास तो करने का फॉर्मूला एक ही है, रूल एक ही है। द फाइनल पावर टू डिसाइड वेदर अ पर्टिकुलर बिल इज मनी बिल और नॉट इज वेस्टेड इन द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं उनके पास फाइनल पावर है ये डिसाइड करने के लिए कि सो बिल जो है वो मनी बिल है कि नहीं है, इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट। द स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रिसाइड्स ओवर द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस। जब भी दोनों हाउसेस की ज्वाइंट सिटिंग प्रेसिडेंट महोदय कन्वेन करते हैं तो उस ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता स्पीकर ऑफ लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। द लोकसभा विद ग्रेटर नंबर विंस द बैटल इन द ज्वाइंट सिटिंग। ज्वाइंट सिटिंग का हिसाब ऐसा है कि 543 लोकसभा के मेंबर हैं और 250, वो भी 250 अभी नहीं है, 245 ही कह लीजिए, 245 राज्यसभा के मेंबर है, 233 + 12 वो तो प्रेजेंटली है। सो आधे से कम राज्यसभा के मेंबर हैं। तो ऐसे में अगर लोकसभा में सीटों की संख्या ज़्यादा हो रूलिंग पार्टी की तो वो ऐसे ही ज्वाइंट सेशन में वो जीत जाती है। राज्यसभा कैन ओनली डिस्कस द बजट बट कैन नॉट वोट ऑन द डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स। राज्यसभा जो है बजट पर डिस्कस तो कर सकती है बट कैन नॉट वोट ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स। A resolution for the discontinuance of the national emergency can be passed only by the Lok Sabha and not by the Rajya Sabha. So national emergency जो कोई भी लगी हो उस national emergency को डिसकंटिन्यू करने के लिए रिजोल्यूशन पास करने का पावर लोकसभा के पास है, राज्यसभा के पास नहीं है। The Rajya Sabha cannot remove the Council of Ministers by passing a no confidence motion. So आपको पता ही है नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, अविश्वास प्रस्ताव होता है। तो आप जो मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल जो है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार है और जब तक लोकसभा में इनकी मेजॉरिटी है तब तक ये मिनिस्ट्री जो है ये अपने सारे पावर इंजॉय करेंगी। अगर लोकसभा में मेजॉरिटी नहीं है तो फिर मुश्किल हो जाएगी, सरकार धड़ाम से गिर जाएगी। ये रूल राज्यसभा के लिए लागू नहीं होता क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही लाए जा सकते हैं, राज्यसभा में नहीं लाए जाते। द राज्यसभा कैन नॉट रिमूव द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बाय पासिंग ए नो कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है, दिस इज बिकॉज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल ओनली टू द लोकसभा बट द राज्यसभा कैन डिस्कस एंड क्रिटिसाइज द पॉलिसीज एंड एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट। करते रहो क्रिटिसाइज तो करना काम ही है, लेकिन आप मंत्रिमंडल का कुछ कर नहीं सकते, आप राज्यसभा के द्वारा, लोकसभा ही कर सकती है। स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा, अभी तो हमने देखा कि लोकसभा की स्पेशल पावर है, अब हम कुछ स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। Due to its federal character, the Rajya Sabha has been given two exclusive or special powers that are not enjoyed by the Lok Sabha. क्या क्या है? It can authorize the Parliament to make a law on a subject enumerated in the state list. Article 249 ये कहता है कि जो स्टेट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट मैटर पर भी पार्लियामेंट रूल बना सकती है अगर राज्यसभा ऑथराइज करे तो। आपने 7th शेड्यूल में देखा है 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाती है, एक्ट बनाती है, स्टेट लिस्ट पर स्टेट गवर्नमेंट
और कंकरेंट लिस्ट पे दोनों का बराबर पावर है, लेकिन अगर पार्लियामेंट उसको बनाती है तो पार्लियामेंट का पावर सुपरसीड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, स्टेट लिस्ट का जो सब्जेक्ट मैटर है जिस पर स्टेट लॉ बनाती है, अगर राज्यसभा नॉमिनेट कर दे, अगर राज्यसभा ऑथराइज कर दे, तो उस मैटर पर भी, स्टेट लिस्ट के मैटर पर भी पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। ये सुपर पावर है राज्यसभा के पास। इट कैन ऑथराइज द पार्लियामेंट टू क्रिएट न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज कॉमन टू बोथ द सेंटर एंड स्टेट। सो आर्टिकल 3 और 12 ये कहता है कि राज्यसभा अगर चाहे तो पार्लियामेंट को ऑथराइज कर सकती है ऑल इंडिया सर्विसेज दोनों के लिए बराबर करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए, जुडिशियल सर्विसेज का जितना एग्ज़ाम है सारे स्टेट अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से अलग अलग सिलेबस के साथ लेती हैं। सीआरपीसी तो एक है, सीपीसी एक है, आईपीसी एक है, जितने स्पेशल स्टैट्यूट्स हैं वो ऑल ओवर इंडिया के लिए एक है। तो फिर क्या समस्या है, एक एग्ज़ाम लीजिए ऑल ओवर इंडिया में, एक टाइम में ऑल ओवर इंडिया का एक एग्ज़ाम लीजिए, उसमें एक टाइम एग्ज़ाम देना है सारे कैंडिडेट को, स्टैंडर्ड सिलेबस रहेगा। उसमें जो पब्लिक सर्विस कमीशन एंड अदर जो रिसोर्सेज जो वेस्ट हो रहे हैं उस रिसोर्सेज के वेस्टेज को भी हम बचा सकते हैं। और जो अटेम्प्ट डन बाय स्टूडेंट्स हैं, अप्लीकेंट्स हैं, उनको भी बचा सकते हैं। तो अगर राज्यसभा चाहे तो पार्लियामेंट को ऑथराइज कर सकती है कि आप ऑल इंडिया पब्लिक सर्विसेज कोई भी क्रिएट कर सकते हैं। ऑल इंडिया जुडिशरी सर्विसेज पर बहुत लंबे समय से मोदी गवर्नमेंट चर्चा कर रही है। उम्मीद है कि आने वाले समय में वो किसी न किसी नतीजे पे पहुंचेंगे। The position of Rajya Sabha in our constitution system is not as weak as that of House of Lords in the British constitution system, nor as stronger as that of the Senate in. So जो राज्यसभा की जो स्थिति है वो ब्रिटेन का जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है उससे मजबूत है, और जो सीनेट इन यूएसए है उससे थोड़ा कमज़ोर है, बीच का है। एक्सेप्ट इन फाइनेंशियल मैटर्स एंड कंट्रोल ओवर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। दो चीज़ों को ध्यान में रखिए, फाइनेंशियल मैटर एंड कंट्रोल ओवर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। द पावर्स एंड स्टेटस ऑफ राज्यसभा इन ऑल अदर स्फीयर इज ऑलमोस्ट इक्वल विद दैट ऑफ द लोकसभा। सो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल मैटर को और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मैटर को हटा दीजिए, साइड कर दीजिए, तो बाकी जितने भी इशू हैं, जितने भी सब्जेक्ट मैटर हैं, जितने भी डिस्कशन है, उन सब में राज्यसभा लोकसभा की बराबरी में बैठी रहती है। Even though the Rajya Sabha has not been given less power as compared to the Lok Sabha, its utility is supported on the following grounds. क्या क्या ग्राउंड है इनके? It checks hasty, defective, careless and ill-considered legislation made by Lok Sabha by making provision of revision and throw. सो राज्यसभा क्या करती है, लोकसभा ने अगर कोई बिल पास कर दिया है, जो जल्दीबाजी में पास कर दिया है, जो डिफेक्टिव है, केयरलेसनेस से हुआ है, उनको ये करेक्ट करने का इसके पास एक मौका मिलता है। इट फैसिलिटेट्स गिविंग रिप्रेजेंटेशन टू इमिनेंट प्रोफेशनल्स एंड एक्सपर्ट्स हु कैन नॉट फेस द डायरेक्ट इलेक्ट। राज्यसभा में क्या होता है, नॉमिनेशन होता है। तो नॉमिनेट राज्यसभा वो है जो 12 इमिनेंट एक्सपर्ट्स को नॉमिनेट कर सकती है, करती है। प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स 12 सच पर्सन्स टू द राज्यसभा। ये अलग बात है कि इसको भी पॉलिटिक्स के लिए यूज किया जाता है। इट मेंटेन्स द फेडरल इक्विलिब्रियम बाय प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट्स अगेंस्ट द यूनियन अनड्यू इंटरफेरेंस ऑफ द सेंटर। सो सेंटर और राज्य के बीच में एक कड़ी का काम, एक सेतु का काम करती है राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is true? Only Rajya Sabha can initiate removal of the vice president. वाइस प्रेसिडेंट सही है, ये तो सही है। फाइनेंशियल बिल्स इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द राज्यसभा, ये भी सही है। सो इसमें सी सही हो जाएगा।
फाइनेंशियल बिल्स इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द राज्यसभा। सही है, ये चेक कर लेते हैं कहाँ पे टिक मार में गलती हुआ है। ये सी सही है, इसका सी सही है, चेक कर लेते हैं। The powers and status of the Rajya Sabha are equal to that of the Lok Sabha. Introduces and passes of ordinary bills, introduction and passes of constitutional amendments, introduction and passes of financial bills involving expenditure for the consolidated fund, introduction and passes of financial bills involving expenditure from consolidated fund. So ये जो है हमारे क्वेश्चन में है, इसका मतलब कि सिर्फ ए ही सही है, सिर्फ ए सही है, बी सही नहीं है, ध्यान रखना है। इलेक्शन एंड इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट सेम है। इलेक्शन एंड रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, हाउएवर राज्यसभा एलोन कैन इनिशिएट द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। क्यों? वाइस प्रेसिडेंट तो लोकसभा राज्यसभा किसी के सदस्य होते नहीं हैं, राज्यसभा के वो पदेन सभापति होते हैं, राज्यसभा के होते हैं, लोकसभा से उनका कोई लेना देना नहीं है। तो फिर लोकसभा कैसे इनिशिएट कर सकती है? राज्यसभा ही करेगी। He is removed by a resolution passed by the Rajya Sabha by a special majority and agreed to by the Lok Sabha by a simple majority. So प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए राज्यसभा से स्पेशल मेजोरिटी से रिजोल्यूशन पास करना है और लोकसभा से सिंपल मेजोरिटी से पास करना है। इसका मतलब कि वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल में राज्यसभा का एकाधिकार है। Making recommendation to the President for the removal of Chief Justice and judges of the Supreme Court, High Court, Chief Election Commissioner and Commissioners, ठीक है। Approval of ordinance issued by the Parliament, ठीक है। Approval of proclamation of all three types of emergency by the President, 6 के Selection of ministers including the Prime Minister under the Constitution, the minister including the Prime Minister can be member of either house. However, irrespective of their membership, they are responsible only to the Lok Sabha. चाहे मिनिस्टर जो है, मिनिस्टर लोकसभा राज्यसभा किसी के भी सदस्य को मिनिस्टर बनाया जा सकता है। तो चाहे मिनिस्टर राज्यसभा के सदस्य ही क्यों ना हो, बट ही इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। Consideration of the report of the constitutional bodies like Finance Commission, Union Public Service Commission, Controller and Auditor General, etc. Enlargement of the jurisdiction of the Supreme Court and Union Public Service, and इन सब में राज्यसभा का बहुत बड़ा योगदान है। Question number 3. Which of the following is are true? Office of whip is just based on convention and is mentioned nowhere in rules of the House of Parliament. सो पार्टीज क्या करती है कि जिस दिन कोई इम्पोर्टेंट वोटिंग होना होता है उस दिन वो अपने मेंबर्स को व्हिप इशू करती है, ऑर्डर इशू करती है, सबको प्रेजेंट रहना है और जैसा पार्टी का डायरेक्शन है उसके अनुसार वोटिंग करना है। तो व्हिप ऑफ द स्टेटमेंट ये है कि ऑफिस ऑफ व्हिप इज जस्ट बेस्ड ऑन कन्वेंशन, सिर्फ ये कन्वेंशन पर है और कहीं मेंशन नहीं है। सेकेंड ऑप्शन क्या है? लीडर ऑफ द हाउस हैज़ टू बी ए मिनिस्टर, लीडर ऑफ ए हाउस हैज़ टू बी मिनिस्टर, ऐसा कुछ है क्या? लीडर ऑफ अपोजिशन हैज़ स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन, तो इसमें जो है तीनों सही लग रहा है। ऑफिस ऑफ व्हिप इज बेस्ड ऑन कन्वेंशन, लीडर ऑफ हाउस हैज़ टू बी ए मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन हैज स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन। लीडर ऑफ द हाउस के बारे में देख लेते हैं। अंडर द रूल्स ऑफ लोकसभा द लीडर ऑफ द हाउस मीन्स द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अंडर द रूल्स ऑफ लोकसभा द लीडर ऑफ द हाउस मीन्स द प्राइम मिनिस्टर इफ ही इज ए मेंबर ऑफ द लोकसभा, और अ मिनिस्टर हु इज ए मेंबर ऑफ द लोकसभा and is nominated by the prime minister to function as the leader of the house. So leader of the house जो भी होंगे वो मिनिस्टर होते हैं, उनको मिनिस्टर भी, जो लीडर ऑफ हाउस होगा वही मिनिस्टर भी होगा। अगर लीडर ऑफ हाउस इज ए मेंबर ऑफ लोकसभा तब तो प्रधानमंत्री होंगे, और अगर वो प्रधानमंत्री अगर राज्यसभा के मेंबर हैं तो लोकसभा में जिसको भी लीडर ऑफ हाउस बनाया जाएगा
उसको मिनिस्टर बनाया जाता है। लीडर ऑफ द हाउस इन द राज्यसभा इज ए मिनिस्टर एंड ए मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड इज नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर टू फंक्शन एज सच। सो जो लीडर ऑफ राज्यसभा है चाहे लीडर ऑफ लोकसभा है, जो भी लीडर होगा वो मिनिस्टर होगा। The leader of the house in either house is an important functionary and exercises direct influence on the conduct of the business। जो लीडर ऑफ हाउस होते हैं उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है हाउसेस को चलाने में। He can also nominate a deputy leader of the house. The same functionary in USA is also known as majority leader. Leader of the opposition. The leader of the largest opposition party having not less than 1/10 seats of the total strength of the house is recognized as the leader of the opposition in the house. So एक तो रूलिंग पार्टी हो गई और उसके प्रतिपक्ष में विपक्ष में जो बैठेगी वो लीडर, वो अपोजिशन पार्टी हो गई। तो अपोजिशन पार्टी का जो लीडर होगा, अपोजिशन पार्टी बहुत सी हो सकती है, तो अपोजिशन पार्टी में लीडर ऑफ द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी नॉट लेस देन 1/10 सीट्स। इसमें दो कंडीशन हो गया। एक तो कंडीशन ये है कि लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी होनी चाहिए, जैसे एज ऑन डेट कांग्रेस लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी है, उसके पास 44 सीट है, बट नॉट लेस देन 1/10। 1/10 का मतलब 55 सीट होता है, तो 55 सीट कांग्रेस के पास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 44 सीट है। ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस इज रिकॉग्नाइज्ड, इसलिए अभी शायद लीडर ऑफ अपोजिशन का रिकॉग्निशन अभी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो कांग्रेस है उसके पास 1/10 से भी कम मेंबर्स हैं। 55 होना चाहिए, 40 है इनके पास। His main function are to provide a constructive criticism of the politics of the government and to provide an alternative government। सो अपोजिशन का काम क्या है? गवर्नमेंट के पॉलिसीज का कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव नहीं, उल्टे ना हो जाए। डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो होता है पार्लियामेंट के लिए डेंजरस होता है। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी करना है एंड टू प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव गवर्नमेंट मीन्स 24 घंटा इस जुगाड़ में लगे रहना है कि सरकार को कैसे गिरा दें और अपनी सरकार कैसे बना दें। हाँ, ऐसा प्रोविजन यहाँ पर किया हुआ है। Therefore, the leader of opposition in the Lok Sabha and the Rajya Sabha were accorded statutory recognition in 1977. So, in 1977 में leader of Lok Sabha and leader of Rajya Sabha को statutory recognition दिया गया। They are also entitled to the salary, allowances and other facilities equivalent to that of a cabinet minister। बड़ा important है। लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों में तो होंगे ना। लीडर ऑफ रूलिंग पार्टी लोकसभा में भी होते हैं, लीडर ऑफ रूलिंग पार्टी राज्यसभा में भी होते हैं। जो लीडर ऑफ रूलिंग पार्टी चाहे लोकसभा में हो चाहे राज्यसभा में हो, मिनिस्टर जरूर होते हैं। जो अपोजिशन पार्टी का जो लीडर ऑफ हाउस है लोकसभा का चाहे राज्यसभा का, ही इज इक्विवेलेंट टू ए कैबिनेट मिनिस्टर। It was in 1969 that an official leader of the opposition was recognized for the first time। 1969 में पहली बार opposition leader को recognize किया गया। The same functionary in USA is also known as minority leader, majority leader and minority leader। हमारे यहाँ minority का कुछ और भी मीनिंग होता है, इसलिए इसको opposition leader कहते हैं। The British political system has a unique institution called the shadow cabinet। ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम में अपोजिशन पार्टी को शैडो कैबिनेट के नाम से भी जाना जाता है। इट इज फॉर्म्ड बाय द अपोजिशन पार्टी टू बैलेंस द रूलिंग कैबिनेट एंड टू प्रिपेयर इट्स मेंबर्स फॉर फ्यूचर मिनिस्ट्रियल पोस्ट। इन दिस शैडो कैबिनेट ऑलमोस्ट एवरी मेंबर इन द रूलिंग कैबिनेट इज शैडोड बाय ए कॉरेस्पॉन्डिंग मेंबर ऑफ द अपोजिशन कैबिनेट। सो ये जो ब्रिटिश का जो सिस्टम है शैडो कैबिनेट, इसमें क्या करते हैं, रूलिंग पार्टी के जो कैबिनेट में हैं उनके एगेंस्ट में अपोजिशन पार्टी के भी पैरेलली कोई ना कोई मेंबर को तैयार रखा जाता है। दैट इज वाई
Ivor Jennings described the leader of opposition as the alternative prime minister. He enjoys the status of minister and is paid by the government. whip के बारे में उसमें क्वेश्चन में था. Though the offices of leader of the house and leader of the opposition are not mentioned in the constitution of India. अच्छा, the office of the leader of the house and leader of opposition are not mentioned in the constitution of India. They are mentioned in the rules of the house of the parliamentary statute respectively. हाँ, so rules of Lok Sabha and rules of Rajya Sabha में mention है. The office of whip, on the other hand, is mentioned neither in Constitution of India nor in rules of house nor in parliamentary statute. So office of whip कहीं भी mention नहीं है. It is based on the conventions of the parliamentary government. So संसद में जो गवर्नमेंट होती है, जो सरकार चलती है, so उनके एक कन्वेंशन के बेस पर ये चलता आ रहा है. Every political party, whether ruling or opposition, has its own whip in the parliament. दोनों के अपने अपने whip होते हैं. He is appointed by the political party to serve as a assistant floor reader. ठीक है. He is charged with the responsibility of the ensuring the attendance of his party members in large numbers and securing their support in favor of or against a particular issue. He regulates and monitors their behavior in the parliament. The members are supposed to follow the directives given by the whip. Otherwise, disciplinary action can be taken. Question number 4. Which of the following is true? Secretary General of the Secretariat of each house of the parliament, मतलब Secretary General of Lok Sabha, Secretary General of Rajya Sabha, is appointed by the presiding officer of the house. So जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं वो सब प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस कौन होंगे? लोकसभा के लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति. Member of the panel of vice chairmen cannot preside over the house when the office of the chairman or deputy chairman is vacant. अरे वैकेंट होगा तो करना पड़ेगा ना, कैन नॉट कैसे हो जाएगा? सो ऐसा पर तो बहुत देर है. मेंबर ऑफ पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन्स कैन नॉट प्रिसाइड ओवर द हाउस व्हेन द ऑफिस ऑफ द चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन इज वैकेंट. स्टेटमेंट कुछ कंफ्यूजिव लग रहा है, देख लेते हैं. पैनल ऑफ वाइस पर्सन्स ऑफ द चेयर राज्यसभा. अंडर द रूल्स ऑफ राज्यसभा द चेयरमैन नॉमिनेट्स द from amongst the members a panel of vice chairpersons. Any one of them can preside over the house in the absence of chairman or deputy chairman. He has the same powers as the chairman who when so presiding. He holds office until a new panel of the vice chairpersons is nominated. When a member of panel of vice president is also not present, any other person as determined by the house act as the chairperson. It must be emphasized here that a member of the panel of vice persons cannot preside over the house when the office of the chairperson is vacant. So यहाँ पर क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है? यहाँ पर लिखा है वैकेंट. ये तब इसको गलत माना जाता है जब ये अब्सेंट होते. अब्सेंट और वैकेंट में फ़र्क है. अब्सेंट हो गए मतलब ऑफिस पे कोई है बट वो अब्सेंट है. वैकेंट मतलब ऑफिस में उस नाम के उस पोस्ट के लिए कोई नॉमिनेट ही नहीं हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर वैकेंट के बारे में कर रहे हैं. During such time the chairman's duty are to be performed by such number of house as the president may appoint for the purpose. अगर चेयरमैन वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का सीट का पोस्ट वैकेंट हो, अगर पोस्ट वैकेंट हो तो पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन कौन नॉमिनेट करेगा? पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन तो चेयरमैन ही नॉमिनेट करते हैं, तो वो तो नॉमिनेट होंगे नहीं. इसलिए क्या करेंगे? प्रेसिडेंट किसी को नॉमिनेट करेंगे. द इलेक्शंस आर हेल्ड एज सुन एज पॉसिबल टू फिल अप द वैकेंट पोस्ट. Secretariat of Parliament. Each house of parliament has separate secretariat staff of its own, though there can be some post common to both of them. So राज्यसभा का secretariat अलग होता है
लोकसभा का सेक्रेटेरिएट अलग होता है। देयर रिक्रूटमेंट एंड सर्विस कंडीशंस आर रेगुलेटेड बाय पार्लियामेंट। द सेक्रेटेरिएट ऑफ ईच हाउस इज हेडेड बाय सेक्रेटरी जनरल। He is a permanent officer and is appointed by the presiding officer of the house. So, जो सेक्रेटरी जनरल ऑफ हाउस होते हैं ये हाउस को रेगुलेट करते हैं, और जो सेक्रेटरी जनरल ऑफ हाउस होते हैं ये गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, ये परमानेंट ऑफिसर है, ये पॉलिटिशियन नहीं है। ये सेक्रेटरी जनरल ऑफ जो हाउस लोकसभा होंगे चाहे सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा होंगे, ही इज नॉट पॉलिटिशियन, ये ऑफिसर हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर हैं। एंड इज अपॉइंटेड बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द, और लोकसभा के अध्यक्ष चाहे राज्यसभा के सभापति उनको अपॉइंट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू? व्हेन वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज ए प्रेसिडेंट, डेप्यूटी चेयरमैन प्रिसाइड ओवर द राज्यसभा, सही है। सैलरी ऑफ द डेप्यूटी चेयरमैन इज नॉट चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ, ये सही लग रहा है क्या? ये तो गड़बड़ लग रहा है मुझे। सो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक सही है। सैलरी ऑफ द डेप्यूटी चेयरमैन इज ऑल्सो चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड। आइए विस्तार से देख लेते हैं। द डेप्यूटी चेयरमैन इज इलेक्टेड बाय राज्यसभा इटसेल्फ फ्रॉम अमॉन्ग इट्स मेंबर्स। डेप्यूटी चेयरमैन की बात हो, चेयरमैन की नहीं। चेयरमैन जो होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। वेन एवर द ऑफिस ऑफ द डेप्यूटी चेयरमैन फॉल्स वैकेंट, राज्यसभा इलेक्ट्स अनदर मेंबर to fill the vacancy. The deputy chairman vacates this office in any of the following three cases. कैसे होते हैं? If he ceases to be member of the Rajya Sabha, if he resigns by writing to the chairman, if he is removed by resolution passed by majority. तो ये तीन कंडीशन में डेप्यूटी चेयरमैन जो होते हैं उनको उनका सीट वैकेंट हो जाता है। The deputy chairman performs the duties of chairman office when it is vacant or when the vice president acts as a president. He also acts as a chairman when the latter is absent from sitting of the house. In both the houses he has all the powers of chairman. It should be emphasized here that the deputy chairman is not subordinate to the chairman. अच्छा, ही इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द राज्यसभा। तो जो डेप्यूटी चेयरमैन जब प्रिसाइड करते हैं तो ही इज नो वे सबॉर्डिनेट टू चेयरमैन। चेयरमैन छुट्टी पे है इसलिए चेयरमैन की चेयर पे डेप्यूटी चेयरमैन बैठे हैं। तो जो डेप्यूटी चेयरमैन जो है ही इज नॉट सबॉर्डिनेट टू द चेयरमैन एंड ही दैट इज वाई ही इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू राज्यसभा। Like the chairman, the deputy chairman, while presiding over the house, cannot vote in the first instance. He can only exercise a casting vote in the case of a tie. So, जो भी हाउस के जो चेयरमैन होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, उनके पास फर्स्ट इंस्टांस में वोटिंग का पावर नहीं होता है। वो तभी वोट करते हैं जब टाई हो जाए। इन केस ऑफ टाई वो कास्टिंग वोट करते हैं। Further, when a resolution for the removal of the deputy chairman is under consideration of the house, he cannot preside over a sitting of the house, though he may be present. ठीक है। When the chairman presides over the house, the deputy chairman is like any other ordinary member of the house. जब चेयरमैन प्रिसाइड कर रहे हों तो डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा के केवल और केवल एक मेंबर है। He can speak in the house, participate in its proceedings and vote on any question before the house. Like the chairman, the deputy chairman is also entitled to regular salary and allowances. They are fixed by parliament and are charged on the consolidated fund of India. Next question. Which of the following are true regarding the chairman of Rajya Sabha? Salary and allowances of the chairman of Rajya Sabha can be voted upon in the parliament. ये wrong लग रहा है। Chairman cannot vote in the first instance. सही है। Chairman of Rajya Sabha is not a member of the Rajya Sabha. सही है। So 2 और 3 B सही है। The presiding officer of the Rajya Sabha is known as chairman.
द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एक्स एक्सिक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। आप सबको पता ही है कि जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं इनके पास अपना कोई काम नहीं होता। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास अपना कोई रूटीन जॉब नहीं है। अगर प्रेसिडेंट अवेलेबल एब्सेंट है, अगर प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली है तो ये प्रेसिडेंट का काम करते हैं, और अगर प्रेसिडेंट साहब हैं तो ये राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करते हैं। इनको जो सैलरी मिलती है वो या तो राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलती है, और नहीं तो जिस समय ये प्रेसिडेंट का कार्यवाहक रूप में काम करते हैं उसमें प्रेसिडेंट की सैलरी मिलती है। During the period when the vice president acts as president or discharges the function of the president, he does not perform the duties of the chairman. So जब ये प्रेसिडेंट की ड्यूटी परफॉर्म करते हैं तो राज्यसभा के चेयरमैन की ड्यूटी परफॉर्म नहीं करते। द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस ओनली इफ ही इज रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। सो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा को कब हटाया जा सकता है? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को नहीं हटाया जा सकता, आपको वाइस प्रेसिडेंट को हटाना पड़ेगा। जब वाइस प्रेसिडेंट हटेंगे तो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा अपने आप ही हट गए। एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द चेयरमैन इन द राज्यसभा आर सिमिलर टू दोज ऑफ द स्पीकर इन द लोकसभा। ठीक है, स्पीकर हैज टू स्पेशल पावर्स विच आर नॉट एंजॉयड बाय द चेयरमैन। स्पीकर हैज टू स्पेशल पावर्स। जो राज्यसभा के सभापति हैं उनसे हट करके लोकसभा के स्पीकर को दो अलग से पावर, स्पेशल पावर से, क्या है? द स्पीकर डिसाइड्स वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट, एंड हिज डिसीजन ऑन दिस क्वेश्चन इज फाइनल। द स्पीकर प्रिसाइड्स ओवर ए जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। सो ये दो स्पेशल पावर हैं पार्लियामेंट के स्पीकर के, लोकसभा के स्पीकर के। Unlike the speaker, the chairman is not a member of the house. लोकसभा में जो स्पीकर होते हैं वो हाउस के चेयरमैन, हाउस के मेंबर होते हैं। राज्यसभा के जो चेयरमैन है तो हाउस के मेंबर नहीं होते। बट लाइक ए स्पीकर, द चेयरमैन also cannot vote in the first instance. He too can cast a vote in the case of a equality of votes. The vice president cannot preside over a sitting of the Rajya Sabha as its chairman when the solution of his removal is under consideration. However, he can be present and speak in the house and can take part in the proceeding without voting. As in case of the speaker, the salary and allowances of the chairman are also fixed by parliament. They are charged on the consolidated fund of India and thus are not subject to the annual vote of parliament. During the period when the vice president acts as a president or discharges the function of the president, he is not entitled to any salary or allowances payable to the chairman of the Rajya Sabha, but he is paid the salary and allowances of the president during the period. So क्या है, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वाइस प्रेसिडेंट का जो पोजीशन है वो कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि वाइस प्रेसिडेंट का दो ही काम है। वाइस प्रेसिडेंट का दो ही काम है, एक या तो प्रेसिडेंट प्रेजेंट नहीं है, अगर प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली हो गया है, वैकेंट हो गया है, तो वाइस प्रेसिडेंट विल वर्क एज ए वाइस प्रेसिडेंट और उनको प्रेसिडेंट का ही सैलरी मिलेगा, प्रेसिडेंट का ही पावर रहेगा। अगर प्रेसिडेंट का ऑफिस वैकेंट नहीं है, प्रेसिडेंट ऑलरेडी हैं, तो ऐसे में वाइस प्रेसिडेंट जो गए वो राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करेंगे और उनको पे एंड अलाउंसेस जो मिलेगा वो राज्यसभा के सभापति का मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू रिगार्डिंग वेरियस फंड्स इन इंडिया? स्पीकर प्रो टेम डज नॉट हैव ऑल द पावर्स ऑफ द स्पीकर. When the office of the speaker or deputy speaker is vacant, the speaker's duty are performed by panel of chairpersons of the Lok Sabha. सेकेंड तो सही लग रहा है, फर्स्ट का डाउट है। आई दोनों सही नहीं है, क्या बोल रहे हैं? स्पीकर प्रोटेम डज नॉट हैव ऑल द पावर्स ऑफ द स्पीकर। ठीक है, व्हेन द ऑफिस ऑफ द स्पीकर और डेप्टी स्पीकर इज वैकेंट, द स्पीकर्स ड्यूटीज आर परफॉर्म्ड बाय पैनल ऑफ। अच्छा, टर्मिनोलॉजी यहाँ पर गलत हो गई है, टर्मिनोलॉजी यहाँ पर गलत हो गई है। ये चेयरपर्सन जो है वो राज्यसभा के लिए होता है, लोकसभा के लिए चेयरपर्सन नहीं होते हैं। हाँ, सो इसलिए ये टर्मिनोलॉजी गलत होने से ये गलत हो गया और ये तो गलत है ही। आइए इसका
एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। स्पीकर प्रोटेम, एज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, द स्पीकर ऑफ द लास्ट लोकसभा vacates his office immediately before the first meeting of the newly elected Lok Sabha. Therefore, the President appoints a member of the Lok Sabha as the Speaker pro tem. होता यह है कि जो लोकसभा डिजॉल्व हो जाती है, इलेक्शन होता है, इलेक्शन होने के बाद तक और पहले जो लोकसभा है, लोकसभा के अध्यक्ष चुने जाने तक, जो इससे पहले वाले पीरियड के जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं वो तब वो पद का त्याग करते हैं जब नए लोकसभा अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं। तो जब नए लोकसभा अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं तो सीटिंग तो होती है, तो सीटिंग होगी तो कोई प्रेसाइड भी करेगा। कौन प्रेसाइड करेगा? जो इससे पहले वाले टेन्योर के जो अध्यक्ष थे वो उसको प्रेसाइड करेंगे और उनको स्पीकर प्रोटेम के नाम से जाना जाता है। यूजुअली द सीनियर मोस्ट मेंबर इज सेलेक्टेड फॉर दिस। The Speaker of the last Lok Sabha vacates his office immediately before the first meeting of the Lok Sabha। अच्छा, थोड़ा सा इसमें करेक्शन है। क्या है, लोकसभा का जब इलेक्शन हो जाता है, इलेक्शन होने के बाद से न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स हाउस में आते हैं। जिस दिन इलेक्शन ख़त्म होता है और न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स आते हैं, उससे जस्ट एक दिन पहले वाले जो लोकसभा स्पीकर होते हैं पहले टर्म के, वो रिजाइन करते हैं। तो उसके बाद से लोकसभा का सीट खाली हो जाता है, प्रेसिडेंट का सीट खाली हो जाता है। तो उसके बाद से क्या करते हैं, लोकसभा जो स्पीकर है उनका जगह जब खाली हो जाता है तो पहली मीटिंग करने के लिए, पहले मीटिंग करना है ना, ओथ वगैरह का तो प्रोसेस करना है, मीटिंग करना है, तभी तो जाकर के लोकसभा के अध्यक्ष को चुनेंगे, उसकी वोटिंग करेंगे। तो उस वोटिंग को पूरा करने के लिए सीनियर मोस्ट मेंबर को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। Usually the senior most member is the speaker selected for this post. The president himself administers oath to the speaker pro tem. The speaker pro tem has all the powers of the speaker. He presides over the first sitting of the newly elected Lok Sabha. His main duty is to administer oath to the new members. So जो pro tem speaker हैं उनका सिर्फ और सिर्फ जितने नए मेंबर्स हैं उनको ओथ दिलाना होता है। He also enables the house to elect the new speaker। और ये तब तक बने रहते हैं जब तक न्यू स्पीकर का चुनाव इलेक्शन नहीं हो जाता है। जैसे न्यू स्पीकर का जो लोकसभा चुनाव कर लेती है उसके बाद से प्रोटेम का काम समाप्त। When the new speaker is elected by the house, the office of the speaker pro tem ceases to exist, खत्म। Hence this office is a temporary office existing for a few days। इसीलिए इसको प्रो टेम बोलते हैं। टेम मीन्स टेम्पोररी, स्पीकर प्रो टेम। सो ये टेम्पोररी स्पीकर होते हैं सिर्फ उस पीरियड के लिए। पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ द लोकसभा। अंडर द रूल्स ऑफ लोकसभा द स्पीकर नॉमिनेट्स फ्रॉम अमंग्स द मेंबर्स a panel of the not more than 10 chairpersons. Any of them can preside over the house in the absence of the speaker or the deputy speaker. He has the same power as the speaker when so presiding. He holds office until new panel of the chairperson is nominated. When a member of panel of chairperson is also not present, any other person as determined by the house act as a speaker. It must be emphasized here that a member of the panel of chairperson cannot preside over the house when the office of the speaker or the deputy speaker is vacant. So यहाँ पर टेक्निकल प्रॉब्लम है। टेक्निकल प्रॉब्लम यह है कि अब्सेंट होंगे तो ये प्रिसाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर ऑफिस ही वैकेंट है, वो पोस्ट ही वैकेंट है, उस पर किसी का इलेक्शन हुआ ही नहीं है, तो कोई भी नहीं कर सकता। इससे पहले भी मिलता जुलता क्वेश्चन था। सो हमें क्या चेक करना है, यहाँ पर क्या है, वैकेंट यहाँ पर है। अगर अब्सेंट है तो ये सही है, लेकिन अगर वैकेंट हो जाता है तो वो नहीं कर सकते हैं। हमें ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय वैकेंट और अब्सेंट इन दोनों का ध्यान रखना पड़ेगा। During such time the speaker duties are to be performed by such members of the house as the president may appoint for the purpose. The elections are held as soon as possible or till the vacant of cease. Next question.
Which of the following are true regarding the composition of Rajya Sabha? 238 members represent states and union territories in the Rajya Sabha. 238 plus 12 250 सही लग रहा क्योंकि 12 नॉमिनेट होते हैं. सो ये टोटल सीट की बात हो रही है. टोटल सीट इतना नहीं है, एज ऑन डेट -5 है. Representatives of Pondicherry in the Rajya Sabha are elected by elected members of Pondicherry Legislative Assembly. Okay. Third schedule of the Constitution deals with allocation of seats in the Rajya Sabha to the states. थर्ड शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये गलत हो गया ना. थर्ड शेड्यूल में तो नहीं होता, फोर्थ शेड्यूल में राज्यसभा की सीट का मेंशन है. सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो फर्स्ट एंड सेकंड होगा. फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है. ये शेड्यूल का हमने आपको एक अलग से वीडियो दिया है. शेड्यूल आप याद कर लीजिएगा, ये कंफ्यूज करके ये आते हैं. कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा. मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा 250. Out of 250, 238 are representative of state and union territory. 12 are nominated by president. At present, Rajya Sabha has 245 seats. Out of which 229 seats represent states for union territory and 12 nominated by president. The fourth schedule of the constitution deals with the allocation of seats in the Rajya Sabha to the state. So, भारतीय संविधान का जो चतुर्थ शेड्यूल है, अनुसूची है, सो फोर्थ शेड्यूल में राज्यसभा के सीट के बारे में मेंशन किया गया है. मैक्सिमम सीट ऑफ राज्यसभा इज 250. फिक्स कर दिया गया है कि 250 होगा. एट प्रेजेंट ये 245 ही है. एट प्रेजेंट 245 है, जिसमें से 233 इलेक्टेड फ्रॉम स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी एंड 12 नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट. Representation of states. The representative of states in the Rajya Sabha are elected by elected members of the state legislative assembly. ठीक है, यही होता है. राज्यसभा में जब भी इलेक्शन होता है तो क्या करते हैं, उस पार्टिकुलर स्टेट के जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर होते हैं वहीं इसमें पार्टिसिपेट करते हैं. द इलेक्शन इज हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. The seats are allotted to the states in the Rajya Sabha on the basis of population. राज्य का जितना पॉपुलेशन होगा, जितना उनका जनसंख्या होगा, उसी के अनुसार सीट एलोकेट किया जाता है. हेंस द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट. इसलिए हर स्टेट में नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव अलग अलग होंगे. उत्तर प्रदेश में 31 है, त्रिपुरा में 1 है. क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन का डिफरेंस है. However, in USA, all states are given equal representation in the Senate irrespective of their population. USA में ऐसा नहीं है. USA में चाहे छोटा स्टेट हो चाहे बड़ा स्टेट हो, सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है. ये लॉजिकल लगता भी नहीं है. USA has 50 seats, states and the Senate has 100 members. मतलब 2 from each state, right? Representation of union territory. The representatives of each union territory in the Rajya Sabha are directly elected by members of the electoral college specially constituted for the purpose. The electoral college of the National Capital Territory of Delhi consists of the elected members of the Legislative Council of Delhi, and that for Pondicherry consists of elected members of Pondicherry. So Delhi और Pondicherry जो यूनियन टेरिटरी है, इनके पास अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है, और इसलिए लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं वहीं राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं. दिस इलेक्शन इज ऑल्सो हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या है और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या है, इसका हम एक क्लास लेकर के आने वाले हैं. आउट ऑफ द 7 यूनियन टेरिटरीज ओनली 2, अभी आज के डेट में 8 यूनियन टेरिटरी है. आज के डेट में 8 यूनियन टेरिटरी है, मिस नहीं करना है. ओनली 2, दिल्ली एंड पौंडीचेरी हैव रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा. द पॉपुलेशंस ऑफ अदर, बाकी का रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में क्यों नहीं है? क्योंकि राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करने के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली की ज़रूरत पड़ती है. तो बाकी जगहों पे लेजिस्लेटिव असेंबली है ही नहीं. द पॉपुलेशन ऑफ अदर 5 यूनियन टेरिटरीज आर
टू स्मॉल टू हैव एनी रिप्रेजेंटेटिव इन द राज्यसभा। जो बाकी के 5 या 6 कह लीजिए, ये जो यूनियन टेरिटरी है, इनके पॉपुलेशन इतने कम है कि इनके पास राज्यसभा का कोई रिप्रेजेंटेटिव है ही नहीं। नॉमिनेटेड मेंबर्स, द प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स 12 मेंबर्स to the Rajya Sabha from people who have special knowledge or practical experience in art, literature, science and social science। इसमें सब लोग नहीं आ जाते क्या? आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल साइंस, मोस्टली इसमें पूरा वर्ड आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसको रूलिंग पार्टी चाहे उसका नाम प्रेसिडेंट को भेज देगी और प्रेसिडेंट महोदय नॉमिनेट कर देंगे। The rationale behind this principle of nomination is to provide eminent person as place in the Rajya Sabha without going through the process of election. It should be noted here that the American Senate has no nominated members. So American Senate में आपने देखा कि 50 स्टेट है और मल्टीप्लाइड बाई 2 मेंबर्स फ्रॉम ईच स्टेट, 100 उनके सीट ही हैं। अगर 101 होता, 102 होता तो नॉमिनेशन का कोई प्रोविजन होता, उसमें कोई नॉमिनेशन का प्रोविजन नहीं है। Which of the following are the true regarding the composition of लोक सभा? इसमें कंपोजिशन ऑफ लोकसभा से सही से मिलता जुलता सही कौन है? द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा इज फिक्स्ड एज 552। ओके, 20 मेंबर्स रिप्रेजेंट द यूनियन टेरिटोरी इन लोकसभा। ओके, नॉमिनेशन ऑफ एंग्लो इंडियन टू लोकसभा इज एक्सटेंडेड टिल 2022। ये खत्म हो गया, ये बंद हो गया। तो इसमें सही क्या है? 1 और 2 सही है, सिर्फ 1 और 2 सही है, 552 और ये 20 मेंबर्स फ्रॉम यूनियन टेरिटोरी। आइए देख लेते हैं कंपोजिशन ऑफ लोकसभा। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा इज फिक्स्ड एज 552, आउट ऑफ विच 530 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट, 20 फ्रॉम द यूनियन टेरिटोरी, 2 नॉमिनेटेड बाई एंग्लो इंडियन कमेटी जो अभी डिसकंटिन्यू हो गया है। प्रेजेंट द लोकसभा हैज 545 सीट्स, इसको में इसमें से -2 कर दीजिए क्योंकि वो डिसकंटिन्यू हो गया है। सो अभी क्या है? 530 फ्रॉम स्टेट एंड 13 फ्रॉम यूनियन टेरिटोरी। ये 2 जो है कैंसिल, ये एक्सटेंड नहीं किया गया है। ये जब तक चल रहा था तब तक चल रहा था, इसको बंद कर दिया प्रेजेंट गवर्नमेंट ने। सो अभी 530 plus 13, 543. Representation of states. The representative of state in the Lok Sabha are directly elected by people from the territorial constituency in the state. So लोक सभा में जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें जो मेंबर जाते हैं उनका इलेक्शन डायरेक्टली सिटीजन ऑफ इंडिया करते हैं अपनी अपनी टेरिटोरीज में। सबका अपना अपना कंस्टिट्यूएंसी फिक्स्ड है। उस कंस्टिट्यूएंसी में जो भी इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए कैंडिडेट होते हैं उनमें से किसी एक को वहाँ के सिटीजन इलेक्ट करते हैं बाय डायरेक्ट वोटिंग। इसमें इनडायरेक्ट की कोई गुंजाइश नहीं है। एंड दिस इलेक्शन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल मीन्स सबके लिए है, एडल्ट फ्रेंचाइजी मीन्स जो एडल्ट हो गया हो, मतलब 18 साल से ऊपर जितने सिटीजन हैं, कास्ट, क्रीड, रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। जितने सिटीजन हैं 18 साल से ऊपर सब वोटिंग के अधिकार रखते हैं। वो 1 रुपया कमाते हो अच्छा 1 करोड़ कमाते हो, सबका वोट का सेम वैल्यू है। एवरी इंडियन सिटीजन हु इज अबव 18 years of age and who is not disqualified under the provision of constitution or any law to vote the such election. This voting age was reduced from 21 to 18 years by 61st Constitutional Amendment 1988। याद कर लीजिए, 21 साल से 18 साल जो वोटिंग का एज जो फिक्स किया गया, रिड्यूस किया गया, वो 61st अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से किया गया जो 1988 में हुआ था, राजीव गांधी की सरकार थी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन टेरिटोरी। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज एम्पावर्ड द पार्लियामेंट टू प्रिस्क्राइब द मैनर ऑफ चूजिंग द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूनियन टेरिटोरी इन द लोक सभा। अकॉर्डिंगली द पार्लियामेंट हैज इनेक्टेड द यूनियन टेरिटोरीज Act 1965 by which the members of the Lok Sabha from the Union territories are also chosen by direct election. So Union territory में भी direct election होता है। Nominated members, the president can nominate 2 members, cancel नहीं है ये। Originally this provision
वाज टू ऑपरेट टिल 1960 तक था। पहले जो था कि दो एंग्लो इंडियन को, दो अंग्रेज टाइप के लोगों को हम 1960 10 साल तक के लिए नॉमिनेट किया जाएगा। अब पहले वाली सरकार की मानसिकता देख लीजिए कि वो 1960 से लेकर के उसको एक्सटेंड करते करते 2020 तक आए, लेकिन उसके बाद से जो प्रेजेंट गवर्नमेंट आई वो 2020 में इसको इन्होंने एक्सटेंड नहीं किया। इसके साथ ही नॉमिनेशन ऑफ 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी पर्सन का हिस्ट्री फिनिश हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू? राज्यसभा वाज फर्स्ट कंस्टिट्यूटेड इन 1952। Constitution has fixed the term of office of members of the Rajya Sabha as 6 years। तो इसमें Constitution has fixed the term of office of members of the Rajya Sabha as 6 years। ये तो सही लग रहा है, फिर ओनली वन क्यों है? आइए देख लेते हैं। ड्यूरेशन ऑफ द राज्य सभा। द राज्य सभा फर्स्ट कंस्टिट्यूटेड इन 1952। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो ऐसे ही सही हो जाता है। Is in continuing chamber, that is, it is the permanent body and not subject to dissolution. However, 1/3 of members retire every second year. Constitution has fixed the term of office of members of Rajya Sabha. The seats are filled up by fresh elections and presidential nomination at the beginning of every third year. The retiring members are eligible for re-election and re-nomination any number of times. The Constitution does not fix the term of office of members of Rajya Sabha and left to the Parliament। अच्छा, तो Constitution ने यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि Constitution ने फिक्स किया है, Constitution ने 6 ईयर फिक्स नहीं किया है। Constitution ने कोई भी टर्म ऑफ ऑफिस इनके लिए फिक्स नहीं किया, इसको पार्लियामेंट ने फिक्स किया है, इसलिए सेकंड सही नहीं है। Accordingly, the Parliament in the Representation of the People Act 1951 provided that the term of office of a member of Rajya Sabha shall be 6 years। So Parliament ने fix किया है। The Act also empowers the President of India to curtail the term of members chosen in the first Rajya Sabha। In the first batch, it was decided by lottery as to who should retire। Further, the Act also authorized the President to make provision to govern the order of retirement of the members of the Rajya Sabha। Duration of Rajya Sabha. Unlike the Rajya Sabha, the Lok Sabha is not a continuing Lok Sabha. Duration of Lok Sabha. Unlike the Rajya Sabha, Lok Sabha is not a continuing chamber। So Rajya Sabha permanent है, Lok Sabha permanent नहीं है। Its normal term is 5 years from the date of first meeting after the general election, after which it automatically dissolves। 5 साल पूरे होते ही अपने आप डिजॉल्व हो जाता है। However, the President is authorized to dissolve the Lok Sabha at any time, even before the completion of 5 years, and this cannot be challenged in court of law। Further, the term of Lok Sabha can be extended during the period of national emergency by a law of Parliament for 1 year at a time for any length of time। हर बार एक साल के लिए एक्सटेंड हो सकता है in case of national emergency। However, this extension cannot continue beyond a period of 6 months after the emergency has ceased to operate। जैसे इमरजेंसी खत्म हो गई उसके बाद ये 6 महीने से ज़्यादा तक नहीं रह सकता। तो ये जो हमने जानकारी यहाँ पर हासिल की वो हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के बारे में हमने डिस्कशन किया, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के बारे में हमने डिस्कशन किया। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है इसलिए ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 हम लेकर के आएंगे। इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए इसमें से हम जंप नहीं कर सकते, इसको स्किप नहीं कर सकते, इसको अवॉइड नहीं कर सकते। जितना हमारे पास टाइम है हमारा प्रयास ये है कि आपका प्रिपरेशन हम ऑलमोस्ट 95% तक पहुंचा दें। आप इसका रिवीजन करते रहिए, कोई भी क्लास स्किप ना कीजिए। पता नहीं किस क्लास से आपका क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आ जाए, सो क्लासेस स्किप नहीं करना है। आज का नीति श्लोक, अति तृष्णा न कर्तव्या तृष्णा नैव परित्यजेत स्नेह स्नेश्च भोक्तव्यम स्वयं वित्तमुतार्जितम। अर्थात अधिक इच्छाएं नहीं करनी चाहिए,
अति तृष्णा न कर्तव्या, अधिक इच्छाएं नहीं करनी चाहिए। ये सत्य है, ये अटल सत्य है कि अधिक इच्छाएं नहीं करनी चाहिए। पर इच्छाओं का सर्वथा त्याग भी तो नहीं करना चाहिए। अगर इच्छाएं ही मर जाएंगी तो जीवन की लालसा ही समाप्त हो जाएगी, जीवन में कुछ रुचिकर रहेगा ही नहीं। जीने का जो राह है वही दुर्गम हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा करना क्या है। सो इच्छाएं होनी ही चाहिए। इच्छाएं ही हमारे शरीर को चलाती हैं, इच्छाएं ही हमारे देश दुनिया काल को चलाती हैं, इसलिए इच्छाएं तो होनी ही चाहिए। अधिक इच्छा नहीं होनी चाहिए। अधिक इच्छा जो है वो तृष्णा बन जाती है। सो अधिक इच्छा नहीं होनी चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं कि इच्छाओं का सर्वथा त्याग ही हम कर दें। इच्छाओं का सर्वथा त्याग भी नहीं करना है। अपने अर्जित धन का, अपने सही तरीके से अर्जित धन का धीरे धीरे उपयोग करना चाहिए। ये बहुत बड़ा श्लोक है, बहुत बड़ी नीति श्लोक है ये। कई बार हम जितने कमाए एक बार में कहीं ना कहीं उड़ा दिए, ऐसा नहीं करना है, फिर कमी आ सकती है। इसलिए जो भी अर्जित धन है उनका धीरे धीरे जरूरत के अनुसार सदुपयोग करना चाहिए। इंग्लिश में इसका देख लेते हैं। वन शुड नॉट हैव टू मेनी डिजायर्स। वन शुड नॉट हैव टू मेनी डिजायर्स, बट वन शुड नॉट कंप्लीटली अबैंडन द डिजायर्स। You should consume your earned money slowly. So desire is a must. We are human being and we are full of desires. So desire has to be there. Desire works as a motivational factor, inspirational factor. We are inspired by the desires. We are motivated by the desires. Our confidence level goes high because of the desires. So desire has to be there. But it should be limited desire. It should not be unlimited desire. Unlimited desire may spoil everything. But at the same time, one should not completely abandon the desires. Whatever earning is there, we should consume our earned money slowly, not at a time, not in a bulk. Slowly we should consume our earned money. दिस इज़ वाट अबाउट टूडेज नीति श्लोका। आपका ये यूट्यूब चैनल SGKG स्टडीज, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। आपका दूसरा चैनल SGKG 2.22, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ नए टिप्स और ट्रिक्स के साथ। तब तक प्लीज़ कीप ऑन रिवाइजिंग। नमस्कार।